हाय एवरीवन। आज हीगल की बात करेंगे। इसके पहले हम जो राजनीतिक विचारक हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जिसको हम 3 पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं। प्राचीन राजनीतिक विचारक, आधुनिक राजनीतिक विचारक फर्स्ट और आधुनिक राजनीतिक विचारक सेकंड। आधुनिक राजनीतिक विचारक में हमने जॉन लॉक्स, रूसो और हाब्स के बारे में पढ़ा। अब हम हीगल के बारे में देख लेते हैं। हीगल ये एक जर्मनी विचारक है, यानी जर्मनी पाश्चात्य राजनीतिक विचारक में ये जर्मनी के विचारक है, जिसका जन्म 1770 ईस्वी में हुआ था। यानी जो जर्मन आदर्शवादी हैं उनमें हीगल का नाम शीर्षस्थ है। इनके पूरे नाम की बात करें तो इनका पूरा नाम जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हीगल था और 1770 ईस्वी में दक्षिण जर्मनी वार्टमबर्ग में उनका जन्म हुआ। उनकी युवा अवस्था फ्रांसीसी क्रांति के तूफानी दौर से बीती। हीगल ने विवेक और ज्ञान को बहुत महत्व प्रदान किया। उनके दर्शन का महत्व भी 2 ही बातों पर निर्भर करता है, एक द्वंद्वात्मक पद्धति, दूसरा राज्य का आदर्शीकरण। 1831 ईस्वी में इस महान आदर्शवादी के हैजे के कारण इनकी हैजे नामक बीमारी हो गया था इनको, जिससे इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी मृत्यु जो हुई थी बर्लिन में हुई। इस महान विचारक पर प्रभाव किसका किसका पड़ा था? प्लेटो का भी प्रभाव था, अरस्तु, कांट। प्रभाव इन द सेंस उनके विचारों से प्रभावित थे और इन्होंने जो विचार दिए कहीं ना कहीं उन विचारों में इन विचारकों की कुछ बातें निहित दिखाई देती है जो उनके समय में हुई थी। फिक्टे हुए, मॉन्टेस्क्यू और रूसो के द्वारा प्रभावित थे। इनकी रचना की बात करें तो फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट जो 1807 में, ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्रम वाइज ईयर कौन सी बुक कब प्रकाशित हुई। साइंस ऑफ लॉजिक, फिलॉसफी ऑफ लॉ एंड फिलॉसफी ऑफ राइट जो 1821 में पब्लिश हुई। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी और फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री जो 1836 में प्रकाशित हुई। यानी ये 1831 में ही इनकी मृत्यु हो गई थी, तो 1836 में इनकी जब बुक का प्रकाशन हुआ तो इनकी मृत्यु के बाद इनकी इस बुक का फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री का पब्लिश हुआ। यानी रूसो का भी प्रभाव पड़ा। हीगल की जो राजनीतिक विचारधारा की कुंजी उसकी सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ मानी जाती है कि द फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट है। यानी इसमें उन्होंने राजनीतिक ग्रंथ ना मार करके एक सार्वभौमिक तत्व की खोज अधिक लगता है फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट में। इनके विचारों की बात करें तो विश्वात्मक का विचार, द्वंद्वात्मक पद्धति, डायलेक्टिकल मेथड बहुत ही फेमस है। व्यक्तिवाद तथा राज्य का सिद्धांत और स्वतंत्रता संबंधी विचार इन्होंने अपने व्यक्त किए। जो विश्वात्मा का विचार है ये बहुत ही फेमस है। विश्वात्मा यानी इन्होंने ये माना कि इतिहास विश्वात्मा की अभिव्यक्ति की कहानी है तथा इतिहास में घटित होने वाली सभी घटनाओं का संबंध विश्वात्मा के निरंतर विकास के विभिन्न चरणों से है। इन्होंने कहा कि जो विश्वात्मा की अवधारणा है एक आध्यात्मिक विचार है और हीगल ने विश्व इतिहास के विभिन्न घटनाओं को एक विकास क्रम से जोड़कर विकास के अनवरत क्रम का निर्माण किया। यानी विशुद्ध अद्वैतवादी विचारक हीगल सभी जड़ एवं चेतन वस्तुओं के उद्भव विश्वात्मा के रूप में देखता है। वह कहता भी है कि वेदांतियों के तत्वमसि यानी अयमात्मा ब्रह्म यानी कि भांति हीगल दार्शनिक मानता है। यानी जो कुछ वास्तविक है वह बुद्धिगम्य है और जो कुछ बुद्धिगम्य है वह वास्तविक है। यानी द रियल इज रैशनल एंड रैशनल इज रियल की बात करते हैं। और जो इनकी द्वंद्वात्मक पद्धति है, द्वंद्वात्मक पद्धति में इन्होंने कहा कि पहले वाद फिर प्रतिवाद उसके बाद संवाद आता है। लेकिन ये सब बताने से पहले उन्होंने कहा कि जो मानव सभ्यता है इसका विकास एक सीधी रेखा में नहीं होता है। जिस प्रकार एक प्रचंड तूफान में थपेड़े खाता हुआ एक जहाज अपना मार्ग बनाता है, उसी प्रकार सभ्यता भी अनेक टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए आगे बढ़ती है। और यह भी कहते हैं हीगल कि विश्व के समस्त पदार्थों का विकास अविकसित
तथा एकतापूर्ण स्थिति की ओर होता है, जिसके कारण विरोधी वस्तुओं यानी एक कॉन्ट्राडिक्टरी फॉर्म्स की स्थापना होती है। और जब ये विकास की प्रक्रिया बताते हैं तो कहते हैं कि जो विकासवाद की क्रिया होती है वह निम्न कोटि की वस्तुओं ने उच्च कोटि की वस्तुओं में विकसित होकर पूर्णता प्राप्त कर लिया है, और इस प्रक्रिया में वस्तुओं की जो निम्नता है वह नष्ट होकर उच्चता ग्रहण कर लेती है। इन्होंने कहा कि विकसित होने के बाद कोई भी वस्तु वह नहीं बनी रहती जो पहले थी, वह कुछ उन्नत हो जाती है, यानी उसमें कुछ उन्नति आ जाती है। वह विकासवादी क्रिया को, और यही विकासवादी क्रिया को इनकी द्वंद्वात्मक प्रक्रिया का नाम दिया गया है। वस्तुतः अगर देखा जाए जो द्वंद्वात्मक शब्द है ये इसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा के शब्द डायलेगो से हुई है, जिसका अर्थ ही होता है कि वाद विवाद करना, और इससे सत्य तक पहुँचने के लिए तर्क वितर्क की प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। तो हीगल का जो ये विचार है, जो इन्होंने ये प्रणाली दी है, उनके विचारों में भी यही चीज़ें लागू होती हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि समस्त द्वंद्वात्मक प्रणाली में सर्वप्रथम प्रत्येक वस्तु का एक मौलिक रूप होता है। यानी विकासवाद के अनुसार विकासवाद यही कहता है कि विकास होता है और उसका विकसित रूप कालांतर में इसके मौलिक रूप से बिल्कुल भिन्न हो जाता है, जिसे विपरीत रूप में यानी प्रतिवाद कहते हैं। कालांतर में अगर विकासवादी सिद्धांत के अनुसार ये चीज़ देखें तो ये बात कही गई है कि मौलिक रूप तथा विपरीत रूप आपस में मिलते हैं, और इन दोनों के मेल से वस्तु का जो नया सामंजस्य यानी जो संवाद स्थापित होता है, और यह जो सामान्य संपूर्ण रूप से कुछ दिनों में मौलिक रूप बन जाता है, यह क्रिया जो है आवृत्त होने लगता है, यानी वाद होता है, फिर प्रतिवाद होता है, उसके बाद संवाद की प्रक्रिया आती है। तो यानी एक ये जो विचार की प्रक्रिया है, टेढ़ी मेढ़ी प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक पूर्ण सत्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। अर्थात प्रारंभिक रूप से कोई विचारवाद बनेगा, फिर उसमें विपरीत प्रभाव से प्रतिवाद, और फिर प्रतिवाद के उपरांत संवाद। ये प्रक्रिया अंतिम सत्य की खोज में लगी रहती है और अनवरत चलती रहती है। तो जो इनकी द्वंद्वात्मक प्रणाली है उसको एकदम साठ से समझने के लिए, यानी वाद, प्रतिवाद और संवाद, और ये कहीं ना कहीं जो है जब हम कार्ल मार्क्स की द्वंद्वात्मक पद्धति को पढ़ते हैं तो इन्होंने सिर से ये जो प्रक्रिया बताई है वो उसको उल्टा करके बताते हैं। यही सेम प्रक्रिया उनकी द्वंद्वात्मक पद्धति में भी हम जब मार्क्स को पढ़ेंगे तो जानेंगे कि आखिर हीगल के और कार्ल मार्क्स से द्वंद्वात्मक पद्धति में अंतर क्या है। अगर इनके व्यक्तिवाद तथा राज्य संबंधी सिद्धांत इन्होंने किस तरीके से बताया है, क्योंकि हीगल जो है यह कहता है कि राज्य पूर्व एक प्रक्रिया को स्वीकार करता है, क्योंकि इसमें राज्य के उदय को द्वंद्वात्मक पद्धति के रूप में देखा है। हीगल ने राज्य की उत्पत्ति को वो द्वंद्वात्मक पद्धति में देखा है। हीगल पहली संस्था के रूप में कुटुंब को मानता है, जिसमें पारस्परिक प्रेम, सहानुभूति आदि गुण काम करते हैं, और इस परिवार या कुटुंब नामक वाद के प्रतिवाद स्वरूप समाज का उदय होता है, जिसमें प्रतियोगिता और संघर्ष दिखाई देती है। वह यह भी मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने हित की बात सोचता है, और इस तरह संघर्ष जन्म लेते हैं, और इस संघर्ष की स्थिति में बाहर निकलने के लिए प्रेम तथा सहानुभूति की स्थापना के लिए राज्य का प्रादुर्भाव हुआ है, जो कि कुटुंब और समाज का संश्लेषण है। यानी राज्य, कुटुंब और समाज दोनों में गुणों का सामंजस्य है, और इसीलिए हीगल ने राज्य को अनेक विश्लेषणों से अलंकृत किया है। वो कहता है कि राज्य विश्वात्मा है, राज्य ईश्वर का अवतार है, राज्य पृथ्वी पर विद्यमान है, ईश्वरीय विचार है, और संसार के संगठन में व्यक्ति ईश्वरीय इच्छा है, यह पूर्ण बौद्धिकता की अभिव्यक्ति है। तो इस तरीके से उन्होंने व्यक्तिवाद को और राज्य को बताने की कोशिश की कि हम मनुष्य जो है, मनुष्य की जो इच्छाएं हैं, आवश्यकता अनुसार ही चीज़ों का गठन हुआ है, जिसमें राज्य की वो महत्वपूर्ण भूमिका मानता है। वो कहता है कि राज्य दैवीय है, राज्य आत्मा के उच्चतम विकास का प्रतीक है और ईश्वर की महायात्रा का अंतिम पड़ाव है। अब हम इससे आगे कोई विकास नहीं है। यानी जैसे कि गार्नर ने लिखा है कि हीगल की दृष्टि में राज्य ईश्वरीय है, जो कोई गलती नहीं कर सकता, जो सर्वथा शक्तिशाली है और अभ्रांत है, तथा नागरिकों के अपने हित में प्रत्येक बलिदान का अधिकारी है। तो इसमें ये अपनी श्रेष्ठता के कारण जिस त्याग और बलिदान के लिए राज्य अपने नागरिकों को आदेश देता है, और उसके फलस्वरूप वह न केवल व्यक्ति का उत्थान करता है बल्कि उसे श्रेष्ठत्व भी प्रदान करता है, जिससे व्यक्तिवाद की प्रेरणा भी निकल के आती है।
हाबहाउस भी कहते हैं। जब हीगल कहते हैं कि राज्य दैवी है, तो वो कहते हैं कि हीगल का राज्य सिद्धांत राज्य को एक महानतम प्राणी, एक आत्मा और एक अभिव्यक्त सत्ता मानता है, जिससे व्यक्ति उनके अंतःकरण, उनके दावे और अधिकार यानी उनके हर्ष दुख, ये सब केवल गौण तत्व हैं और राज्य और व्यक्ति के हितों में कोई विरोध नहीं है। इस तरीके की बात करता है हीगल। कहता है कि राज्य का सर्वोच्च शक्तियों से विभूषित कर देने के बाद विभिन्न विद्वानों का मत यही होता है कि इन दोनों का विरोध होगा, पर हीगल अपने विचार द्वारा बताता है कि व्यक्ति राज्य का एक अंश मात्र है। जिस पूर्णता को व्यक्ति अपने अंतिम पड़ाव तक नहीं जान पाता है, उसे राज्य ने पा लिया है। यानी राज्य व्यक्ति का पूर्ण सार्वभौम या साकार रूप है, जिस उच्चता को व्यक्ति पाने का प्रयास करता है और राज्य उसे प्राप्त कर लेता है। तो हीगल के राज्य की विशेषता ही यही है कि उसने राज्य का जो स्वरूप है उसे सार्वभौम माना है। कहता है कि राज्य साध्य है, साधन नहीं। राज्य दैवीय सत्ता है, राज्य सर्वशक्तिमान है। व्यक्ति और राज्य में विरोध नहीं है। राज्य नैतिक बंधनों से मुक्त है। राज्य का स्वतंत्र अस्तित्व है। यानी इन दोनों से आप देख पा रहे हैं कि जो राज्य दैवीय माना है और राज्य और व्यक्तियों के हितों में कोई विरोध नहीं है, कि यानी किसी भी प्रकार के भेद को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हीगल कहता है कि राज्य के अभाव में व्यक्ति दास के तुल्य है, जैसा कि वेबर भी लिखते हैं। वेबर लिखते हैं कि यह राज्य जो दैवी है, जो स्वयं साध्य है, जो अपने अंशों की अपेक्षा पूर्ण रूप में महान है तथा जो नैतिकता का नियंता है। हीगल कहता है कि यह स्वतंत्रता को प्रतिबिंबित नहीं करता है, बल्कि इसमें वृद्धि का साधन है। और जब हम इनके स्वतंत्रता संबंधी विचार को देखते हैं, तो स्वतंत्रता संबंधी धारणा को हीगल ने रूसो और कांट से ग्रहण किया है, लेकिन जो उसका रूप है उसका बहुत ही मौलिक है। उसने कांट की स्वतंत्रता को नकारात्मक, सीमित और आत्मपरक मानते हुए यह भी स्वीकार किया है कि राजनीतिक क्षेत्र में व्यक्तिवादी सिद्धांत श्रेष्ठ है। राज्य जो है वह आंतरिक रूप से व्यक्तिवादी नहीं है। स्वतंत्रता अधिक विधेयात्मक और वस्तुपरक है। हीगल ने स्वतंत्रता को व्यक्ति के जीवन का सार मानते हुए कहते हैं कि स्वाधीनता मनुष्य का एक विशिष्ट गुण है, जिसे अस्वीकार करना उसकी मनुष्यता को अस्वीकार करना है। इसलिए स्वाधीन होने का अर्थ है कि अपने अधिकारों और कर्तव्यों को तिलांजलि न दें, क्योंकि राज्य के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु स्वाधीनता का प्रतीक नहीं हो सकता है। हीगल कहता है कि स्वतंत्रता सामाजिक है, जिसकी प्राप्ति सामाजिक कार्यों में भाग लेने से होती है। यानी समाज और व्यक्ति के सहयोग के बिना कोई स्वतंत्रता संभव नहीं है। सेबाइन भी कहता है कि हीगल का जो विश्वास था वह स्वतंत्रता को एक सामाजिक व्यवहार समझना चाहिए। यानी वो कहता है कि स्वतंत्रता को एक सामाजिक व्यवहार समझना चाहिए। वह उस सामाजिक व्यवस्था की एक विशेषता है कि जो समुदाय के नैतिक विकास के आधार पर उत्पन्न होती है, वह व्यक्तिगत प्रतिभा की चीज़ नहीं है। क्योंकि हीगल का स्वतंत्र नागरिक विषयक जो सिद्धांत है प्लेटो और अरस्तु की भांति व्यक्तिगत अधिकारों पर नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों पर आधारित है। और हीगल यह मानता है कि आधुनिक राज्य में ईसाई आचार से नागरिकता के विकास के व्यक्तिगत अधिकार और सार्वजनिक कर्तव्य के बीच ऐसा पूर्ण विश्लेषण स्थापित हो जाता है जैसे दासता पर आधारित समाज में कभी संभव नहीं है। आधुनिक राज्य में सभी मनुष्य स्वतंत्र है और राज्य की सेवा करके वे उच्चतम आत्मसिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्तिगत नकारात्मक स्वतंत्रता के स्थान पर राज्य नागरिकता की वास्तविक स्वतंत्रता को स्थापित करता है। तो हमने इनके विचारों में देखा कि किस तरीके से इन्होंने एक द्वंद्वात्मक पद्धति के सिद्धांत में वाद प्रतिवाद एवं संवाद की भूमिका को बताया और राज्य को एक दैवीय शक्ति मानते हुए उन्होंने मानव की स्वतंत्रता को और राज्य को विश्लेषित करने का प्रयास किया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।